हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम 25 जनवरी की जो इवनिंग शिफ्ट थी जेई मेंस 2023 की उसका डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने चैनल में 3 शिफ्ट्स डिस्कस कर ली है, 21st 4th की मॉर्निंग और इवनिंग और 25th की मॉर्निंग। और 24th की दोनों शिफ्ट्स हमें इजी लगी थी। 25 जो थी फर्स्ट शिफ्ट वो रिलेटिवली टफ थी। बाकी दोनों शिफ्ट से अभी तक की टफेस्ट शिफ्ट थी और अब हम इस फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। पहली तीनों शिफ्ट्स में बाइनोमियल के दो दो क्वेश्चंस आए थे और इसमें भी पहला क्वेश्चन इसी का है। तो क्वेश्चन इजी है। प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हो रही है कौन सी? एनसीआर प्लस NCR-1 और ये आ जाता है बराबर N+1 CR के, है ना। तो अगर हम यहाँ पे k की वैल्यूज पुट करें और इसको एक्सपैंड करेंगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले मैं k बराबर 6 रखता हूँ, है ना, उल्टा चलने की कोशिश करते हैं। तो 45C3 फिर k बराबर 5 रखो तो 46C3, k बराबर 4 रखेंगे 47C3 और लास्ट में k बराबर 0 रखता हूँ। एडिशन कहीं से भी करें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। अभी डायरेक्टली आप इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते बट आपने इस तरह के क्वेश्चंस अगर देखे होंगे तो आपको याद होगा। इसमें आपको 45C4 पहले ऐड करना पड़ेगा और 45C4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी और एक ट्रेन बन जाएगी कि भाई पहले इनको ऐड करो तो ये बन जाएंगे 46C4, फिर इन दोनों को ऐड करो ये बन जाएंगे 47C4, फिर इसे ऐड करो ये बन जाएंगे 48C4। और ये वाला प्रोसेस अब अपना जो है चलता रहेगा एंड तक। जब यहाँ 51C4 आकर ऐड होगा तो ये बन जाएगा 52C4। तो ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। तो अगेन इजी क्वेश्चन है बाइनोमियल का, बस ये प्रॉपर्टी यूज करनी आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये फंक्शंस का क्वेश्चन मान सकते हैं। एक्चुअली तो ये बिल्कुल लॉजिकल सा है तो इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये इजी साइड ही जाएगा। क्लास 11th 12th किसी का भी ले सकते हो, मैं इसको क्लास में नहीं रखना चाहता ना ही चैप्टर में। ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप पहले 4 रखो यहाँ पे इसके अंदर f(4), तो 2 टाइम्स 4 की पावर n, है ना, फंक्शंस है वैसे 12th का चैप्टर, और प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा 133। क्योंकि 4 की पावर n है तो 4 की पावर n हमें पता है 4 16 64, है ना, 256। 256 तो बड़ा हो जाएगा तो यहीं पर कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, है ना। फिर 5 रखोगे, f(5) दे रखा है और ये 255 आ जाएगा। तो हमें ऐसा दिख रहा है कि अपन इसको ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं सेम इसी पैटर्न से। और 64 होता है 4 क्यूब, 125 होता है 5 क्यूब। तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 और लैम्डा आ जाएगा 5। अब आपको f3 माइनस f2 कैलकुलेट करना है तो आप पहले f3 निकालेंगे, ठीक है, और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे f2। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और सॉल्व करने पे 38 आएगा। 38 के पॉजिटिव डिवाइजर्स पूछे, पी एंड सी से निकालते हैं डिवाइजर, पर इसमें तो डायरेक्ट ही आ जाएंगे 38 के डिवाइजर। यहाँ पर हमें 4 ही होते हैं टोटल, एक होता है 1, एक 2, एक 19 और एक 38। इन सब का सम हमको फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक ये इजी क्वेश्चन था और सभी जने इसको इजीली आई थिंक अटेम्प्ट कर सकते थे, है ना। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर ये कोऑर्डिनेट के साथ वाला कंसेप्ट पढ़ाया जाता है और 11th का ही क्वेश्चन है और सर्कल्स बनेगा इसके अंदर। इजी क्वेश्चन है, करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। एज लॉन्ग एज आपको मॉड निकालना आता है और मॉड की प्रॉपर्टीज पता है तो डिनोमिनेटर को राइट साइड में भेजेंगे और सिंपली कुछ भी नहीं करना है बेटा, z की जगह x प्लस आयोटा y रखना है ना। इतना तो आई बिलीव अपन सब कर सकते हैं। हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में z क्या होता है, x प्लस आयोटा y। तो दोनों तरफ हम z की जगह x प्लस आयोटा y लेंगे और फिर अब अपन मॉड ले लेंगे, यहाँ से दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर और 4 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इन सबको अपन एक तरफ ले जाएंगे अगर, तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी। कैसी? इस तरह से। और 3 से अब आप डिवाइड कर लोगे तो ये अपने पास सर्कल आ जाएगा, एक बड़ा ही सिंपल सा इजी सा सर्कल है ना। और इसका सेंटर है 0,2। ये आपने सर्कल्स में पढ़ा होगा। तो पहले तीनों क्वेश्चन तो बड़े इजी लग रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि 25th की शिफ्ट 1 जो थी वो एक सोलो टफ एक्सेप्शन था, एटलीस्ट शुरुआत के 2 दिनों में। और 24th की दोनों शिफ्ट और 25 की 5th की दूसरी शिफ्ट ये रिलेटिवली इजी लग रही है। आगे बढ़ते हैं, ये तीनों क्वेश्चन इजी थे।
और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डायरेक्टली पता चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके फाइनल सोल्यूशन के अंदर लिमिट्स लगाएंगे, जो भी हम देखेंगे बहुत ही इजी बन जाता है। तो ये वापस क्लास 12th आ चुका है और क्वेश्चन अपने आप के अंदर इजी है, सॉल्व करते हैं अभी पता चल जाएगा। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, तो e की पावर अल्फा इंटीग्रेशन dt ऐसा आएगा, t वेरिएबल है तो x नहीं है, तो उसका ध्यान रखेंगे। तो ये ऐसा बन जाएगा y e की पावर अल्फा t, यही राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे हम गामा में, है ना, तो गामा में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। अब हम इंटीग्रेशन के लिए तैयार हैं, तो इसकी वैल्यू कुछ हमारे पास इस तरह से आ जाएगी और प्लस में आ जाएगा एक c। अब e की पावर अल्फा टी से डिवाइड कर दो, तो ये जो y आ रहा है ना आपके पास, ये ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप देखो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोला है कि अल्फा बीटा गामा सभी कुछ पॉजिटिव है, तो अब जैसे ही ये चीज इन्फिनिटी जाएगी तो e की पावर में नेगेटिव चला जाएगा इन्फिनिटी की पावर, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो की तरफ जाता है, तो ये बेचारा भी जीरो जाएगा और ये भी जीरो जाएगा, तो हमारा y भी कहाँ चला जाएगा, जीरो। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था और चारों क्वेश्चन में अभी तक हम इजीली +4 स्कोर कर सकते थे अगर हम हमारे पेपर में कॉन्फिडेंट और अलर्ट थे तो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, और जैसा कि पहली तीनों शिफ्ट में देखा और इतने सालों से भी देख रहे हैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन पक्का आता है, और ये टोटोलॉजी पर है। पहली तीनों शिफ्ट के कंपैरिजन में मे भी थोड़ा मॉडरेट लगे, बट ओवरऑल इजी है, आपको इसको टोटोलॉजी बनाना है। तो लॉजिकली अगर अपन जाए ना, तो पहले देखो P इम्प्लाइज Q क्या होता है। P इम्प्लाइज Q हम सबको पता है कि अगर अपन यहाँ पर Q की अलग अलग ट्रूथ वैल्यूज लिख लें और P की भी अपन अलग अलग ट्रूथ वैल्यूज लिख लें, तो P इम्प्लाइज Q जो आएगा ये हर जगह ट्रू होता है, सिर्फ एक केस में फॉल्स होता है, जब आप ट्रू से फॉल्स जा रहे हो। और आपको बनानी है टोटोलॉजी इन दोनों को लेकर, टोटोलॉजी मतलब ऑलवेज ट्रू। तो पहली लॉजिकल चीज जो मेरे को इस उल्टे ट्राइंगल को लेके दिमाग में आएगी वो यही आएगी ना कि यार और बना दो। ज्यादा बेटर चांस क्या है, अगर मेरे पास दो अलग अलग ट्रूथ वैल्यूज है और अगर मैं उनको कंबाइन कर रहा हूं, तो ट्रू होने का ज्यादा बेटर चांस क्या है कि उनको मैं और से कंबाइन कर दूं, ताकि दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो मजा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड ट्राइंगल के अंदर पहले और कंसिडर करूंगा, तो इससे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पी डेल्टा क्यू तो अभी नहीं पता, लेकिन पी इंप्लाइज क्यू मुझे पता है कि ये एक दो और तीन जगह ट्रू हो रहा है, तो इन तीनों में पी डेल्टा क्यू कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही है। बस इस एक चीज में अब हमें ध्यान रखना है कि जब P आपके पास ट्रू था और जब Q आपके पास फॉल्स था, तब P इंप्लाइज Q फॉल्स हो गया। बीच में हम यहाँ और मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर P डेल्टा Q का आउटपुट क्या होना चाहिए, ट्रू। जब तक ये ट्रू होगा तभी टोटोलॉजी बन पाएगी, नहीं तो ये तीन ही ट्रू हो पाएंगे, चौथा वाला नहीं हो पाएगा। तो P डेल्टा Q ट्रू होना चाहिए जब P ट्रू और Q फॉल्स है। तो इसको भी कंबाइन करने का बेस्ट तरीका है और ले लो, क्योंकि एंड में गड़बड़ हो जाएगी, वहां ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। तो इसीलिए लॉजिकली चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं मॉडरेट साइड रख देता हूं, वैसे थोड़ा इजी ही है, बट दोनों को और लेंगे तो ये टोटोलॉजी बन जाएगी। क्लास 11th मैथमेटिकल रीजनिंग, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, और ये वापस क्लास 11 पीएनसी है। तो पीएनसी के हर एक शिफ्ट के अंदर एक से दो दो सवाल, इस शिफ्ट में भी दो सवाल देखने को मिलेंगे। ये पहला सवाल है। तो अभी तक तो मैं यही बोल पा रहा हूं कि क्लास 11 से बाइनोमियल और पीएनसी के हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैथमेटिकल रीजनिंग का हर शिफ्ट में पक्का एक सवाल आया है। ये तीन टॉपिक आपको 5 क्वेश्चन सही करा सकता है। 24 और 25 की चार शिफ्ट के अंदर हमने ये देखा है। तो आगे 29, 30, 31 वन में ध्यान रखें, अगर आपके पास रिवीजन का टाइम हो तो आप इस पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। तो अब हम इस पे आ जाते हैं। 5000 से 10,000 के बीच में बेटा 4 डिजिट नंबर्स होंगे जो 5000 से बड़े होने चाहिए। तो रिपीट नहीं करना है, और ऑब्वियसली 5000 से बड़ा चाहिए, तो जो 4 डिजिट नंबर है आप यहाँ पर 1 और 3 नहीं रख सकते। इस प्लेस पर आप सिर्फ 5, 7 या 9 रखोगे, तो ये ऑटोमेटिकली 5000 से बड़ा हो जाएगा, और 4 डिजिट नंबर ले रहे हो तो ये अपने आप 10,000 से छोटा हो गया। तो यहाँ 5, 7, 9 रखोगे तो इधर 3 वेज है। कोई एक डिजिट फिर यूज हो जाएगी, फिर वापस 4 बचेगी, अब यहाँ कुछ भी रख सकते हो 4 वेज, फिर एक डिजिट और यूज हो गई, फिर पीछे बचेंगे 3 वेज, फिर एक डिजिट आपके पास और यूज हो जाएगी और पीछे बचेंगे 2 वेज। तो 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि है 72। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन रूल है, और इजी क्या, इसको तो वेरी इजी कैटेगरी में होना चाहिए।
तो 6 में से 5 लड्डू सवाल, शिफ्ट इजी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और ट्रिग्नोमेट्रिक पर बेस्ड है मोस्टली। तो ये रेंज ऑफ एफएक्स भले ही लिख के डरा रहे हो आपको फंक्शंस के लिए, 11th पढ़ी है तो ये आपको आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री और लॉग का कॉम्बिनेशन है ये। तो अंदर से बाहर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसकी रेंज जो है ये आपको पता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये आपने पढ़ा होगा, यही यहाँ यूज हो रहा है। अब इस पूरे को रूट टू से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा रूट टू टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा रूट टू इंटू रूट टू मैक्सिमम, और माइनस का रूट टू इंटू रूट टू मिनिमम। अब इसके अंदर हमें m माइनस टू ऐड करना है, तो आप इसमें भी m माइनस टू ऐड कर दो, आप इधर भी m माइनस टू ऐड कर दो, और आप इधर भी m माइनस टू ऐड कर दो। तो ये ऐसा बन जाएगा m माइनस फोर से लेकर के m के बीच में, और बाहर अब आपको log लगाना है, तो log लगाना ना भूलें, यहाँ पे आएगा log रूट m, ठीक है। और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, log रूट m। इस तरह से हमारे पास ये आ सकता है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई। log m बेस रूट m का स्क्वायर ही m होता है, तो ये 2 आ गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो कि यहाँ से बेटा आराम से दिख भी रही है आपको कि यहाँ m बराबर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। अब इसके केस के अंदर अगर अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे, तो अब ये वाली जो वैल्यू है इसको अब अपन क्या कर देंगे, यहाँ से 0 भेज देंगे। तो इसको जैसे ही अपन 0 भेजेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 5। तो ये आंसर शायद गड़बड़ है, इनका आंसर यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट ऑल दो आपको वापस खुद से सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो आई बिलीव इसमें कोई खास दम नहीं था सवाल के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री लॉग इजी ही भेजेंगे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की रेंज लिखना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन मेंस के पीवाईक्यू में पिछली बार आया था, और एडवांस के पीवाईक्यू में बहुत पहले मोर देन वन में आ रखा है। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना है तो। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का क्वेश्चन है जो क्लास 12th में आती है। पर बेटा ये आपसे होना चाहिए था, है ना। अगर कोई चीज 2-3 बार पीवाईक्यू में आ जाती है ना, तो फिर वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो कभी भी रिपीट हो सकती है। इंपॉर्टेंट है तभी 3 बार रिपीट हुई होगी। तो ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज का मतलब है ये ए है। बी और सी स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज माइनस बी, और सी ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा, माइनस का सी। अब जैसे आपको ये चेक करना है कि यार a की पावर 13 b की पावर 26 माइनस b की पावर 26 a की पावर 13, ये क्या होगा। इसको मान लो x, तो आप x ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालना हम सभी को आता है। ट्रांसपोज के लॉज आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर नहीं आते ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट, इन सब के एडजॉइंट के लॉज, तो इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि काफी क्वेश्चन इसी पे आते हैं। तो जब सब्ट्रैक्शन में होती है चीजें, तब तो जिस सीक्वेंस में वो आती हैं वो सीक्वेंस मेंटेन रहती है। पर जब चीजें मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो चीजें उल्टी हो जाती है, मतलब पहले बी आएगा फिर ए आएगा। पावर जो है वो और ट्रांसपोज जो है वो एक्सचेंज हो सकता है अंदर और बाहर, इस तरह से। यहाँ भी ऐसे ही होगा, पहले ए आएगा, पावर और ट्रांसपोज एक्सचेंज हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे बी ट्रांसपोज माइनस बी है, यहाँ देख पा रहे हो आप। लेकिन क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन है तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ 26 आएगा, सॉरी मैंने 16 लिख लिया। तो पावर इवन है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये माइनस होने के बावजूद प्लस बन जाएगा। और इधर भी ए ट्रांसपोज तो ए ही है, तो इधर तो डरना ही नहीं है। फिर आते हैं माइनस में। अब इधर भी ए ट्रांसपोज ए ही है, बी ट्रांसपोज माइनस भी होगा, पर पावर इवन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आंसर हमारे पास अभी आया है और जो एक्सप्रेशन जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था, ये सेम है, बट ये इसका क्या है, जस्ट नेगेटिव है। तो x ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर आ गया। मतलब x जो मैट्रिक्स हमने ली है ऑप्शन ए की शक्ल देखकर, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक नहीं है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। 2 और 4 क्यों इनकरेक्ट है, ये आप लोग ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताएंगे। तो ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू का है। पीवाईक्यू का रिपीट होगा तो मॉडरेट होगा, तो भी उसको मॉडरेट नहीं माना जाएगा, ये बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। मेमोरी बेस्ड है तो इसके अंदर इन्होंने शायद कंप्लीट नहीं लिखा है, आई गेस कंटिन्यूस है x बराबर पाई बाई 2 पे। तो और ऐसे क्वेश्चंस 2019 2020 के अंदर बहुत सारे आए हैं। 2022 में इतने ज्यादा नहीं आए थे, बट ये एक स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है, क्लास 12th का चैप्टर है। इजी है, बस आपको लिमिट निकालनी है। कंटिन्यूस है तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस, है ना, फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पर जो आती है वो,
और लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस, ये तीनों चीजें जो है बराबर करनी है। तो यार ये तो बहुत आसान हो गया ना क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ पर पाई बाई टू माइनस लगा रहे हो तो ये तो जीरो चला जाएगा, है ना। तो वन की पावर में इन्फिनिटी जा रही है, वन की पावर इन्फिनिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ई की पावर में ले जाते हैं, ये वन सब्ट्रैक्ट हो जाता है और जो भी कचरा बचता है ऊपर वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पाई बाई टू माइनस पे जो लिमिट निकालोगे ये आ जाएगी ई की पावर लेमडा। ये पाई बाई टू पे जो वैल्यू है म्यू इसके बराबर है, और ये इस पे जब लिमिट लगाओगे x टेंडिंग टू पाई बाई टू, ई की पावर कॉट 6x अपॉन कॉट 4x, है ना। तो इसके बराबर आएगी, ऊपर LH लगा दो, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है। ऊपर अगर यहाँ पर LH लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये आ जाएगा -6 कोसेक स्क्वायर 6x, और नीचे आ जाएगा हमारे पास -4 कोसेक स्क्वायर 4x, कुछ ऐसा बन जाएगा शायद, है ना। अब अपन यहाँ पर रख सकते हैं ना पाई बाई टू, अगर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व करने जाए अगर अपन, तो अब यहाँ पर अपन आराम से पाई बाई टू रख सकते हैं। तो ये कोसेक स्क्वायर के अंदर 3 पाई बन रहा है, कोसेक स्क्वायर 3 पाई नहीं, अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जा रहा है। तो कोई और तरीका ढूंढते हैं इसको सॉल्व करने का। तो ई की पावर में कॉट कॉस को अपन कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 6x अपॉन, नीचे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एक सेकेंड, हाँ, तो हमारे पास है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू, ई की पावर में है कॉट 6x। अगर x टेंडिंग टू जीरो होता ना तो बेटा डायरेक्ट लिमिट लग जाती, तो आप यहाँ सब्सटीट्यूशन यूज कर लो, x को पाई बाई टू प्लस एच से रिप्लेस कर लो, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो ना, तो ये आ जाएगा e की पावर कॉट, और 6 से अगर x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 पाई प्लस 3h, और नीचे 4 से करोगे तो ये आ जाएगा कॉट 2 पाई प्लस 2h। ऐसा, एक थर्ड क्वाड्रेंट एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉट को फर्क नहीं पड़ता, कॉट दोनों ही जगह पॉजिटिव है। अब ये लड्डू सवाल हो गया, कैसा सवाल हो गया, लड्डू सवाल हो गया। तो यहाँ हो जाएगा cos 3h अपॉन cos 2h, और साथ में आ जाएगा sin 3h और अपॉन में sin 2h। तो cos वाला पार्ट तो बेटा फाइनाइट है, 1 है, यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट बनाओगे h से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो ये 3/2 आ जाएगा। तो e की पावर 3/2 बन रहा है तीसरा एक्सप्रेशन। तो म्यू इसके बराबर है और e की पावर लेमडा भी इसी के बराबर है। तो लेमडा और म्यू की यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, है ना। एक मिनट, 3/2 बन रहा है, 2/3 बन रहा है, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ करी शायद, आंसर 1 दे रखा है। तो कैलकुलेशन में वापस आते हैं, हाँ सॉरी साइन नीचे था ना, हाँ तो 2/3 बन रहा है। तो कैलकुलेशन ध्यान रखना, अगर ऐसी गलतियां करेंगे हम तो फिर मार्क्स -1 हो जाएंगे। तो ये 3/2 नहीं 2/3 आएगा, ठीक है, साइन 3h नीचे। तो इजी क्वेश्चन था, तीन जगह बस लिमिट निकाल के, दो जगह लिमिट निकाल के बराबर करनी थी, म्यू 2/3 आ जाता, लेमडा भी म्यू ई की पावर 2/3 और लेमडा भी 2/3। तो अगेन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के हालांकि इस बार थोड़े से कम है, एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, पीएनसी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो जीपी के साथ लग रहा है ना, तो सीक्वेंस सीरीज जीपी भी आनी चाहिए। तो तीन नंबर्स दे रखे हैं, जीपी में है, इन तीनों पे जीपी लगाते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 3n पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा √n-2 इंटू n+2, ऐसा, ठीक है क्या। तो बस इसी को सॉल्व करना है अपन को, और क्या। तो एक बार दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं अपन, ऐसा कुछ। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास n-2 n+2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व अब आपको करना है आगे, है ना। तो सॉल्व करेंगे, तो अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, आई थिंक n बराबर 4 या कुछ ऐसा आता है। तो ये अब आप ट्राई करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, n4 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दो डाइस को रोल करने पे सम 4 आए, है ना। तो ये तो अपन 10th क्लास में भी करते थे। एक्सक्यूज मी, इसमें 11 12th का क्या नया लगा। तो 4 कब आता है, 1 3 3 1, और कब आ जाता है अपने पास 2, 2 पे आ जाता है, ऐसा ही, है ना। तो बस तीन ही ऑप्शन है, तो 3/36 टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, तो ये 1/12 आ जाएगा। इसको ये बोल रहे हैं कि ये x/48 के बराबर है, ऐसा, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो बस ये जीपी का कंसेप्ट लगा के इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसके बाद तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है। तो 10 में से मतलब एक दो मॉडरेट रेट कर दो अगर हम चाहें तो कुछ ऐसा खास पेपर में अभी तक लगा नहीं 10 क्वेश्चंस के अंदर। 11th पे आ जाते हैं अपन। तो वेक्टर का क्वेश्चन है ये, वेक्टर इक्वेशंस का क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं चमके अगर सवाल में और बी वेक्टर निकालना है, तो आप बी वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप मानो,
एक बार यहाँ पुट कर दो और एक बार यहाँ पुट कर दो, दो तीन इक्वेशंस आएंगी और थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे, बी वेक्टर आ जाएगा। एक्चुअली वेक्टर इक्वेशन से कैसे करना है, इंटेंशन क्या है इसको सॉल्व करने का, तो अगर देखो मजदूरी करोगे इनको इससे इस ये मान के तब भी आ जाएगा, इजी ही है। और अगर आप दोनों साइड क्रॉस कर दोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ए डॉट भी दे रखा है तो डॉट यूज करना है ना, और ए डॉट बी यूज करना है, तो अपन दोनों साइड क्या कर लेते हैं, दोनों साइड अपन क्रॉस कर लेते हैं, है ना। और बस तो ए से क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि ए वेक्टर तो पता ही है क्वेश्चन में। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करेंगे बेटा, है ना, क्लास 11th के अंदर आएगा, सॉरी क्लास 12th के अंदर आएगा वेक्टर अलजेब्रा में। और ये आ जाएगा ए क्रॉस आई माइनस जे। ए वेक्टर दे रखा है आपको तो ए क्रॉस आई माइनस जे आप निकाल सकते हो, ये मैं नहीं निकाल रहा, ए बाहर ले लो, अंदर बचेगा ए डॉट बी, फिर माइनस बी बाहर आएगा, अंदर आ जाएगा ए डॉट ए जो मॉड ए स्क्वायर है। तो खत्म हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। ए डॉट बी दे रखा है क्वेश्चन में 1, ए वेक्टर दे रखा है तो आप ए क्रॉस आई माइनस जे भी निकाल सकते हो, मॉड ए स्क्वायर निकाल सकते हो। तो एक से क्रॉस करते ही बी वेक्टर आ गया और फिर क्वेश्चन में नहीं बचा कुछ भी। तो इजी क्वेश्चन है, मजदूरी करिए तो आपको मॉडरेट लगा होगा। 11 क्वेश्चन में एक भी टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये लिमिट भले ही लगा दी उन्होंने 1 से 2, मोर और लेस है ये इनडेफिनिट का ही क्वेश्चन, है ना। तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन, थोड़ी सी कुतुर पुतुर इसमें करनी पड़ सकती है, चीजें बाहर लेनी पड़ सकती है। तो मैनिपुलेशन ऑफ इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट मान लेते हैं अगर नहीं चमका, है ना। थोड़ा सा मॉडरेट, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने गए तो फिर भगवान ही मालिक है। तो करना क्या था, एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये एक्स की पावर 7 बन जाएगा और यहाँ आएगा 1 + 2/x² का होल स्क्वायर। ये अंदर जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है इस पूरे को टी मान लो आप, और डिफरेंशिएशन मारो एक सुंदर सा, तो -4/x³ dx ये dt के बराबर आ जाएगा। तो dx/x³ यहाँ से चुराना पड़ेगा, तो x की पावर 4 और x³ अलग कर दो, तो इसके ऐसे टुकड़े हो जाएंगे बेटा, एक dx/x³ अलग हो जाएगा, एक 1/x की पावर 4 अलग हो जाएगा। 1/x की पावर 4 को आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकते हो, और एक जो जिसको हमने यहाँ पे टी माना है। अब सब कुछ ना, सब कुछ टी में कन्वर्ट हो जाएगा। टी में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो -4/x³ dx dt था तो ये आ गया -dt/4। ये एक्सप्रेशन को आपने टी माना था तो ये आ गया 1/t²। इसको क्या करेंगे, क्योंकि आपने 1 + 2/x² को यहाँ पर टी माना है ना, तो 1/x² की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी t-1 का आधा, तो ये उसी का स्क्वायर है। तो t-1/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे ना अपन यहाँ, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब देखो सवाल में कुछ बचा ही नहीं, कांस्टेंट वाली चीज बाहर ले लो और न्यूमरेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब यार ये इंटीग्रेशन तो आई थिंक सभी कर सकते हैं, इतना तो किसी को भी आता है। तो स्टेप जो चीज यहाँ सोचने की थी वो यही थी कि x² बाहर निकाल के ब्रैकेट के जो अंदर है उसको अपन टी ले लेते हैं। इतना कर लिया तो फिर इजी हो जाएगा। बाकी कोई दूसरा कंसेप्ट भी कर सकते हो पर लेंदी जाएगा, तो मॉडरेट रेट करते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 13 अगेन पीवाईक्यू से आया है, अगेन एडवांस का क्वेश्चन है, अगेन चमकना चाहिए था। और मैट्रिक्स का दूसरा दूसरा सवाल मिल रहा है, मैट्रिसेस से अगेन बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो मैट्रिसेस, बाइनोमियल, पी एंड सी, अभी तक ये चीजें काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं पेपर के अंदर। अब ये क्वेश्चन पहले आ चुका है एडवांस के अंदर, पी क्यू पी टी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन था, पीवाई क्यू में जाके देखना किसी भी बुक में मिल जाएगा। तो एम की ये जो वैल्यू उन्होंने ली है ए ट्रांसपोज बी ए, तो आप यहाँ रख दो ए ट्रांसपोज बी ए, ए ट्रांसपोज बी ए, ए ट्रांसपोज बी ए, ऐसे रखते जाओ लास्ट तक। तो ये आप देखोगे ये हर जगह ए ट्रांसपोज जनरेट हो रहा है, ए ट्रांसपोज बन रहा है। लास्ट में भी अगर आप ए बी ए टी रखोगे ना, ए टी बी ए सॉरी, तो इधर भी ए ट्रांसपोज बनेगा। और अगर आप इस ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ जाएगी। तो ए की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी बेटा, बस बी बचेगा और वो भी 2023 बार बचेगा। पर सर इतना बड़ा बी कैसे निकालें, कुछ नहीं करना है, ये बी लेके सॉल्व करो, आपको पैटर्न मिल जाएगा। मैट्रिक्स में जब भी पावर बड़ी दिखेगी तो पैटर्न मिलता है। तो जैसे ये बी है, बी स्क्वायर निकालना है तो इसको वापस आप बी से मल्टीप्लाई करोगे ना, करोगे नहीं करोगे, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। तो ये एक और निकाल लोगे ना तो यहाँ -3 आयोटा बन जाएगा, तो 2023 में पता चल जाएगा -2023 आयोटा आएगा। तो 2-3 बार सॉल्व करोगे तो पैटर्न आ जाएगा। तो मैं मॉडरेट लिख रहा हूँ, बट इसीलिए बोलते हैं कि यार
कुछ करो नहीं करो एटलीस्ट पीवाई क्यूज अच्छे से लगा लो। क्वेश्चन नंबर 14, ये इस पेपर का एक टफ क्वेश्चन, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप में आया था, ये नहीं हार्ड डालना था। क्यों, रीजंस क्या, मैं बताता हूँ आपको। जितने भी बाइनोमियल में रिमाइंडर वाले क्वेश्चन करते हैं ना, उसमें ऐसा होता है कि जब हम पावर्स मैनिपुलेट करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है हमारे पास कि कोई पावर होगी और नीचे जो है ये ए होता है, या ए का ही कोई मल्टीपल बनता है ऊपर, तो हम उसको खोल के आराम से वन होता है तो पावर लेके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सॉल्यूशन जरूर मैंने लिया हुआ है बट अपन इसको फॉलो नहीं करेंगे, अपन एक थोड़ी सी ट्रिक देखेंगे यहाँ पे। तो अगर अपन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें तो 2023 को अगर आप 35 से डिवाइड करने जाएंगे तो वैसे 28 रिमाइंडर आता है ना, पर मैं अगर 2030 देखूं तो ये डिवाइड हो जाता है 35 से। अगर आप डिवाइड करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा, इससे जस्ट बड़ा नंबर है। तो अब टेक्निकली जो क्वेश्चंस हम देखते हैं बाइनोमियल में, या आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास बाइनोमियल के, उसमें हम ऐसा एक मल्टीपल लेते हैं जिससे प्लस या माइनस वन करने पर काम बन जाए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। तो आपको 2030 और माइनस में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 7। तो अब आप पावर जो भी है आपकी 2023 वो लगाएंगे तो 2030 के तो सारे मल्टीपल डिवाइड हो जाएंगे, -7 रह जाएगा बेचारा। तो -7 की पावर 2023 ये बच जाएगी, ये दिक्कत देगी। तो करना क्या है, एक -7 कर लो अलग, कर लिया, और बाकी -7 का स्क्वायर होता है 49, तो बचे हुए पार्ट को लिख लो 49 की पावर, क्योंकि एक -7 लोगे तो यहाँ 2022 बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1011। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, है ना, मैं एक गलत चीज कर रहा हूँ, बट ये यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं देगी, 7 से इसको कैंसिल कर दो, यहाँ 5 बच जाएगा। ये सॉल्व कर सकते हो आप, क्योंकि 49 को हम लिख सकते हैं 50 -1 की पावर 1011। अब ये 5 से आराम से बिना किसी दिक्कत के क्या कर हो जाएगा, सब कुछ डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में बच जाएगा क्या, -1 की पावर 1011। लेकिन क्योंकि एक माइनस और बाहर है तो ये बन जाएगा 1, पर आंसर रिमाइंडर 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले 7 से यहां पर इसको डिवाइड कर दिया था, तो मेरे को अब इस रिमाइंडर को वापस 7 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि पहले 7 से डिवाइड कर दिया तो अब 7 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए रिमाइंडर 7 आ रहा है। पर मैं क्यों कह रहा हूं ये तरीका गलत है, क्योंकि ये आप हर जगह नहीं कर सकते। 7 और 5 ये आपस में को प्राइम है, डिवाइड नहीं होते एक दूसरे से, इसलिए अपन ने 35 में पहले 7 ऊपर नीचे कट कर दिया और 5 से आने वाले रिमाइंडर को दोबारा 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मान लो ऐसा होता, ऊपर 4 है और नीचे 8 की कोई पावर है, ये कट करते ही आपके नंबर भी कट हो जाएंगे बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके केस के अंदर हम एक 7 अलग लेके 35 उड़ाएंगे, 5 से जो रिमाइंडर आएगा उसको वापस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर ये कंसेप्ट कहीं भी एटलीस्ट ओलंपियाड्स में बताते हैं, जेई में तो नहीं बताते, तो ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था। ये एक चीज इस शिफ्ट में अंदर जरूर ध्यान रखने लायक है। बाइनोमियल का एक और दूसरा क्वेश्चन है ये, तो बाइनोमियल भर भर के आ रहा है, और 2023 पे कुछ ना कुछ आना था रिमाइंडर के लिए, क्योंकि पेपर 2023 में है, पर ये आएगा इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। 22 पे आते हैं, फिर से वापस एक बार इजी क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो स्प्लिटिंग द लिमिट्स करनी पड़ेगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन हर शिफ्ट में आ रहा है ना, चाहे डेफिनेट हो या इनडेफिनेट, तो कैलकुलस में इंटीग्रेशन हर एक शिफ्ट के अंदर आ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो एल एन एक्स जो है ना, ये हमें पता है एल एन 10 होता है, तो वहां पर ये ब्रेक होगा 1/3 से 1 में, क्योंकि एल एन 10 उससे पहले नेगेटिव है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, और 1 से लेकर के 3 के अंदर ये ऐसा ही रहेगा। इंटीग्रेशन बेटा बच्चे बच्चे को आता है, कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जैसे एल एन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स एल एन एक्स आ जाएगा, फिर एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस एक्स बन जाएगा। तो ये एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स होता है, इधर भी आप माइनस कॉमन लेकर यही कर सकते हो, और लिमिट्स लगा लोगे आप, तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। और इंटीजर के अंदर आया है तो ऑब्वियसली आप इस तरह के सवाल करोगे, 2023 की पावर 2023 नहीं सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसा एक क्वेश्चन पीवाई क्यू में आ रखा है, तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक लाइन है 3x + 4y = 60। कहने को ये स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन बोल सकते हो आप, पर ये सिंपल काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है।
पॉइंट्स ऐसे लेने हैं जो स्ट्रिक्टली इनसाइड हो, ए कॉमा बी ऐसा पॉइंट लेना है जो स्ट्रिक्टली इनसाइड हो, और ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए। ये जो बी हम ले रहे हैं ना यहाँ पे, ये बी जो है ये ए का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब हमारा ये जो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी का शुड बी अ मल्टीपल ऑफ ए। बात समझ में आ रही है? जैसे ये के है तो ये 2k हो सकता है, k है तो ये 3k हो सकता है, इस तरह से हमें जज करना है। तो क्योंकि इनसाइड रखना है बेटा, तो x और y तो रखेंगे पॉजिटिव, जीरो कोई जाने नहीं वाला। और अगर इनसाइड रहेगा, इसके पीछे रहेगा, तो जैसे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम बारी बारी चलेंगे, जैसे आप पहले x को रखोगे 1, तो b इसी का मल्टीपल है, तो जब आप 1 रखोगे, है ना, तो 4y जो आएगा, है ना, वो आ जाएगा लेस देन 57। तो आप y क्या ले सकते हो? आप y ले सकते हो 1 से लेकर 14 तक, तो 14 पॉइंट्स तो ये मिल गए। अब आप x को रखोगे बेटा 2, बात समझ में आ रही है? x को अगर आप 2 रखोगे इसके अंदर, तो 4y जो है ये आ जाएगा लेस देन, आई थिंक क्या आ रहा है, 54। ठीक है, तो अब y जो है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, पहले तो 1 का ही मल्टीपल था, तो अब 2 का मल्टीपल क्या ले सकते हैं? y को 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 14 नहीं ले सकते, बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे 6 और आ जाएंगे। फिर आप x को रखोगे 3 और उसको यहाँ पर पुट करोगे, है ना, लेंदी है तो मैं मॉडरेट डाल रहा हूँ इसको, टफ डालने का तो सेंस ही नहीं है, टफ वो एक ही सवाल था। तो 4y आ जाएगा लेस देन 51। अब 3 के मल्टीपल रखेंगे यहाँ पे, 6 चलेगा, है ना, 3 चलेगा, 9 चलेगा, 12 चलेगा, 15 नहीं चलेगा, तो यहाँ पे भी और पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स आगे काउंट करने हैं और मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या आपका आंसर मैच कर रहा है। बस y कोऑर्डिनेट x का मल्टीपल होगा और इस इनइक्वालिटी जो बना रहे हैं इसको सेटिस्फाई करेगा। x बारी बारी आप रखते जाओ, देखो y क्या मिल सकता है आपको। ठीक है, तो लेंदी क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगले इंटीजर पे आते हैं, और ये एपीजीपी, तो पहली बार डायरेक्ट एपीजीपी दिख रही है, नहीं तो एपीजीपी को आजकल ये मर्ज करने लग गए हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th, सुपर इजी क्वेश्चन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो कोई भी सॉल्व कर लेगा यार। तो मिडल टर्म का स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, जीपी में ये सीखते हैं अपन। और एपी में क्या होता है, 2 टाइम्स मिडल टर्म बराबर फर्स्ट टर्म, और प्लस के अंदर क्या आ जाता है, लास्ट टर्म, ऐसा। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो आई थिंक ए को पहले एलिमिनेट कर देते हैं, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, है ना। तो बी स्क्वायर इंटू 1/10 प्लस 1/b, ये आ जाएगा a/18 इंटू 2/a, जो कि 2/18 होता है। तो ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। तो अब यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती ना अपन को सॉल्व करनी, बस वही है। कैलकुलेशन दोबारा करेंगे, यहाँ से b आ जाएगा। b और a की ऐसी कोई वैल्यू ना लें कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। जो भी आंसर आए एक बार दोनों जगह रख के देख लेना सेटिस्फाई करता है क्या। तो इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं हम, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और ये बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी के इसके अंदर जरूर हमारे पास दो क्वेश्चंस आए। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्लास 12th है। पर बेस थ्योरम के क्वेश्चंस तो आपके एनसीईआरटी में भी हैं। अगर बेस नहीं चमकता तो आपके लिए मॉडरेट है, बेस चमकता है तो आई थिंक इससे इजी बेस थ्योरम का क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। पूरी पॉपुलेशन के दो कैटेगरी है, एक जो स्मोक करते हैं, जो कि गलत बात है, और एक वो जो स्मोक नहीं करते हैं, नॉन स्मोकर। तो 25% स्मोक करते हैं, तो स्मोकर होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, नहीं होने की 3/4 है। अगर स्मोक करते हैं तो 27 टाइम्स ज्यादा चांस है कि लंग कैंसर होगा। अगर लंग कैंसर होने की यहाँ पर अपन प्रोबेबिलिटी देखें, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो स्मोकर है उसके नॉन स्मोकर से लंग कैंसर होने की 27 टाइम्स ज्यादा चांस है। तो अगर नॉन स्मोकर की प्रोबेबिलिटी p है, तो स्मोकर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 27 टाइम्स p। तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी पूछें कि किसी को लंग कैंसर है, तो लंग कैंसर की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो स्मोकर हो और उसको लंग कैंसर हो जाए, या वो स्मोकर नहीं हो और उसको लंग कैंसर हो जाए। तो इन्होंने बोला है कि पर्सन जो चुना गया उसको लंग कैंसर है, तो गिवन दैट कि उसको लंग कैंसर है, ये वाली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आने वाला ये सम आएगा डिनोमिनेटर में। अब फेवरेबल चीज क्या है, गिवन दैट कि लंग कैंसर है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्मोकर है। लंग कैंसर है तो ये तो पता है, तो लंग कैंसर का कंट्रीब्यूशन अपन स्मोकर का भी ले रहे हैं, नॉन स्मोकर का भी ले रहे हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी अब ये बतानी है कि लंग कैंसर होते हुए स्मोकर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो स्मोकर वाला हिस्सा अपन ऊपर ले लेंगे। बस यही सॉल्व करना है। 4 और p कट हो गया, 4 और p यहाँ पर क्या हो जाएगा,
कट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 27/30 यानी कि 0.9, ये प्रोबेबिलिटी है। 0.9 इसके बराबर कर दो, के आ जाएगा यहाँ से। तो बेस थ्योरम बड़ा ही सिंपल होता है बेटा। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो चैनल पर एक बहुत ही प्यारा वीडियो है, बेस थ्योरम वर्सेस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वर्सेस टोटल प्रोबेबिलिटी, जरूर देखें उसको। और आगे बढ़ते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये मॉडरेट भी नहीं, मेरे हिसाब से तो इजी है, बट बेस में बच्चे फंस जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और ये क्वाड्रेटिक का सवाल है। क्वाड्रेटिक अगेन इजी, इजी इजी पीजी, सुपर इजी। तो यहाँ पर अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा लगाओ, क्या आ रहा है? -60 की पावर 1/4। सम ऑफ रूट्स आता है हमको निकालना। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे तो सी बाई ए आ रहा है, ये भी हमें आता है निकालना। तो सर अब ये कैसे निकालें? अरे आइडेंटिटी लगाओ यार। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा पता है हमें, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा √60। टू अल्फा बीटा एक तरफ ले आओ, अल्फा बीटा भी हमें पता है, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पर नहीं नहीं सर, हमको तो ये चाहिए था, तो ये भी निकाल लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हमें पता है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब तो हलवा हो गया। अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 क्या है? -30। अल्फा बीटा क्वेश्चन के अंदर देख चुके हैं, क्या अल्फा बीटा ए, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारी आंखों के सामने, स्क्वायरिंग कर दो इसकी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab ऐसा। अब यहां से ए में क्वाड्रेटिक आएगी, है ना, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 45 आ जाएगा अगर सी बाई ए करोगे इस क्वाड्रेटिक में। तो ये इजी था, आइडेंटिटीज यूज आपको करनी आनी चाहिए, नहीं आती तो आपके लिए मॉडरेट हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और ये यहाँ पर आ जाते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर आ गए। तो एफ एक्स दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट नेगेटिव एक्स, मिनिमम वैल्यू अकर्स एट पॉजिटिव एक्स। तो ये क्यूबिक है बेटा, क्यूबिक ऐसी होती है ना कुछ इस तरह से। तो मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मतलब वही लोकल मैक्सिमा, ये पॉजिटिव पर आ रहा है, और मिनिमा जो आ रहा है ये नेगेटिव पे आ रहा है। थोड़ा सा मॉडरेट है क्योंकि क्वाड्रेटिक मिक्स होगा इसके साथ, तो मॉडरेटली टफ बोल सकते हैं इसको अपन, है ना। तो सिंगल चॉइस के अंदर ही आया। तो पहले एफ डैश एक्स निकालो, तभी बात करेंगे ना लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की। तो एफ डैश ये आएगा आपके पास 2 टाइम्स 2p-7 x प्लस 3 टाइम्स 2p-9। तो क्वेश्चन अपने आप में हलवा है बेटा। देखो ये क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, एक लोकल मैक्सिमा होगा एक लोकल मिनिमा होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसका मतलब एफ डैश के रूट्स जो हैं वो एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जीरो पे एफ ऑफ जीरो जो है या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सी बाई ए, इसको नेगेटिव कर लो, यहां से पी 9/2 से छोटा आ जाएगा। तो दो लाइन का है, पर आपको एओडी में क्वाड्रेटिक नहीं चमकता तो आपके लिए मॉडरेट हो सकता है। पेपर की शिफ्ट मेरे को बहुत इजी लग रही है बेटा, ये लेंदी शिफ्ट भी नहीं, आप समझ रहे हो। 24 तो इजी के साथ लेंदी था, इनफैक्ट ये 24 से भी इजी जा सकती है कुछ मायनों में, अगर लॉजिकली आपने चीजें सोची है तो मजदूरी नहीं है, चीजें लॉजिकल आई है इस पेपर के अंदर बहुत सारी। चलो पी एंड सी का एक और सवाल है ना, दूसरा सवाल दिख गया पी एंड सी का। तो 5000, अच्छा ठीक है, ये हम कर चुके हैं, सॉरी ये रिपीट हो गया तो इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये पी एंड सी का दूसरा सवाल आ गया। पी एंड सी भर भर के आया है बाइनोमियल के साथ। तो 8 ऑरेंजेस हैं, 7 एप्पल्स हैं, रेड एप्पल्स बोल रहे हैं इसको ये, और 5 व्हाइट एप्पल्स हैं, 7 रेड 5 व्हाइट एप्पल। और बोल रहा है कि 5 फ्रूट चुनो, कम से कम 2 ऑरेंज होने चाहिए, कम से कम एक रेड एप्पल और कम से कम एक व्हाइट एप्पल। तो कुछ नहीं बोला है बेटा, तो हमेशा चीजों को डिफरेंट ही मानना। 3 ही केस बनेंगे, मतलब इससे इजी और हलवा क्या देंगे आपको ये। क्या क्या केस हो सकते हैं कि 3 ले लो आप ऑरेंज, है ना, एक रेड एक व्हाइट एप्पल, 2 ऑरेंज 2 रेड एक व्हाइट एप्पल, और 2 ऑरेंज एक रेड 2 व्हाइट एप्पल। बस यही हो सकते हैं। टोटल 8 ऑरेंज है, 7 रेड और 5 व्हाइट एप्पल है। सब में मिनिमम ये चाहिए था, इसीलिए ये 3 केस बने। और कोई केस अगर आपको लगता है तो आप कमेंट्स में बताओ। तो ये हो जाएगा 8c3 इंटू 7c1 इंटू 5c1। तो ये आ जाएगा आई थिंक 56 इंटू 35, और ये हो जाएगा, कैलकुलेशन आप सबको दोबारा करनी है,
फिर यहाँ पर आ जाएगा सेकंड में 8C2 7C2 5C1, तो ये हो जाएगा 28 21 5। तो 28 इंटू 105 आ गया ये, और इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये कुछ ऐसा जा रहा है शायद, है ना। तो 4900 के आसपास तो यहीं तक मिल गया। लास्ट में 8C2 7C1 5C2, तो 28 इंटू 7 इंटू 10 1960 यहाँ और आ जाएगा, और सबका सम करेंगे तो आंसर 6860 दे रखा है। आप चेक करके बताओ आपका ये आता है क्या। अगले सवाल पर आते हैं, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सरकम सेंटर स्पेशल पॉइंट्स पे हमेशा हमेशा क्वेश्चन आता ही है। और सरकम सेंटर यहाँ पर एक x बराबर 0 है जो कि y एक्सिस होती है, एक y बराबर 3 है जो x एक्सिस के पैरेलल है, और एक जो है वो y स्क्वायर इक्वल टू 6x का टेंजेंट लेना है। तो इसके टेंजेंट की इक्वेशन ले लेते हैं अपन, yt बराबर x प्लस a यहाँ पर 3/2 आएगा, 4a6 है, 80 स्क्वायर, तो ये ऐसा आएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सरकम सेंटर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल का मिड पॉइंट होता है। तो पहले मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको ये एंड पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो एंड पॉइंट जब आ जाएंगे उसके बाद मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले y बराबर 3 रख लो, तो x यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3t माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 कॉमा 3। सेकेंड केस में आप यहाँ पे x बराबर 0 रख लोगे, तो y आपके पास यहाँ से आ जाएगा 3t/2। कैलकुलेशन सबको दोबारा करनी है। अब मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो h जो है वो आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x2/2 करेंगे, तो ये ऐसा बन जाए, जीरो को ऐड करके आधा कर दिया, और k के लिए 3t/2 और 3 को ऐड कर दो और आधा कर दो। अब बेटा यहां से t की वैल्यू निकालो और उसको इधर पे पुट कर दो, तो ये लोकस आ गया। तो लोकस से बच्चे अक्सर घबराते हैं, और सरकम सर्कल वाली बात का ध्यान रखना था, तो आप इसको मॉडरेट टू टफ में ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन लेंगे इसको भी हम, या क्योंकि पैराबोला है तो थोड़ा बहुत कोनिक भी इन्वॉल्व है, तो अभी कोनिक ही लिख लेते हैं इसको अपन, है ना। और स्पेशल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, ये सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है ना, एरिया अंडर द कर्व का हर शिफ्ट में एक सवाल आता ही आता है। तो एरिया अंडर द कर्व एक ऐसा सवाल है जिसपे गारंटी ले सकते हैं रीजनिंग की तरह। तो पहले एक हाइपरबोला बनाया, ये थोड़ा सा ना मॉडरेट टू टफ जा रहा है ना। तो 4 से 5 सवाल ऐसे मान लो आप, जो 24 क्वेश्चन अपन ने देखे हैं, जो आपको परेशान करेंगे, बाकी इस शिफ्ट में दम नहीं है। 24th जैसी ही है, 25 की मॉर्निंग शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट टू टफ, डिफिकल्ट या लेंदी बोल सकते हैं, इसमें इतना मजा नहीं है। तो हाइपरबोला का सेंटर थोड़ा सा शिफ्टेड है, ये ऐसा हाइपरबोला x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में यहाँ पे क्या आ रहा है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 16, और बराबर में आपको यहाँ पे दे रखा है 1। ऐसा कुछ यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास बन रहा है। तो सेंटर इसका -2,2 ऐसा कहीं जाएगा, -2 2। तो ये अगर उसकी एक्सिस है, ठीक है। और वर्टेक्स भी यहाँ पे 1 आएगा, अगर 1 से अपन डिवाइड कर देंगे ना, तो ये ऐसा कुछ होगा। ये 0 0 क्या इस पे पुट कर सकते हैं, 0 0 पुट नहीं कर सकते, तो कुछ इस तरह से जाएगा। डायग्राम एक बार आप खुद बना के देखें कैसा बन रहा है। और एक पैराबोला दे रखा है, ये भी शिफ्टेड है, और -4,0 -0,-4 से पास कर रहा है, 0,-4 ऐसा कुछ। तो अगर हम इसमें देखें, 0,-4 इसमें रख सकते हैं क्या, 0,-4 अगर इस हाइपरबोला में रखेंगे तो ये क्या जा रहा है, 4, और नहीं, इसमें भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अभी वापस रफ बना रहे हैं, अभी वापस फेयर डायग्राम अपन बना देंगे। तो 0,-4 जो है वो कहीं ये पास करेगा कुछ इस तरह से, जैसा भी जाएगा। और ये बोल रहा है ट्रांसफर्स एक्सिस के बिलो चाहिए, कॉन्जुगेट एक्सिस के राइट में चाहिए, है ना, और पैराबोला के अबव चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा हमें इसको एक्चुअली वापस बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा वापस ढंग से बनाते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो एक x+2 का स्क्वायर है, y-2 का स्क्वायर है, अपॉन में 16 बराबर 1 है, ऐसा। तो अगर यहाँ देखें तो -2 इसका सेंटर है, ठीक है। और ये मेजर और माइनर यानी ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये वाला जो पॉइंट है ना। तो -2,2, अच्छा मैं यहाँ नीचे ले रहा हूँ, इस वजह से गड़बड़ हो रही है, तो मैं एक बार वापस बनाता हूँ, लाइन ऊपर आएगी, तो
ये मान लेता हूँ मैं वाई एक्सिस, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये इसका सेंटर हो जाएगा। तो ये y बराबर 2 हो गया, और इस पर कुछ इस तरह से बनेगा हाइपरबोला, है ना। अब ये कहाँ कट कर रहा है वाई एक्सिस को, ये देखना पड़ेगा। तो एक बार x को 0 कर दो, इसमें x को 0 कर देंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो √48, 2 प्लस माइनस √48 पे y को कट कर रहा है ना। तो 2 प्लस √48 और 2 माइनस √48 पे ये कट कर रहा है। √48 को क्या लिख सकते हैं अपन, √48 हो जाएगा 4, या क्या बाहर ले सकते, 16 बाहर ले सकते, 4√3, 2 माइनस 4√3, ऐसा। √3 1.7 होता है, तो -4 तक जा रहा है, 2 माइनस 4√3 काफी नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो लगभग लगभग ऐसा ही कुछ दिख रहा है, ठीक है। ओके। अब बात करें अगर अपन पैराबोला की, तो पैराबोला है x² बराबर y+4, तो ये -4 से जा रहा है, 0, -4, और ये भी कुछ बनेगा इस तरह से ऊपर की तरफ जाते हुए, कहीं तो कट करेगा, हमें नहीं पता अभी कहाँ कट करेगा। तो अब बोल रहा है कि हमें ये लेना है अबव द पैराबोला और बिलो ट्रांसवर्स एक्सिस एंड राइट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो राइट ऑफ कॉन्जुगेट, है ना, बिलो ट्रांसवर्स, अबव द पैराबोला, और यहाँ एक बिलो इन्होंने यहाँ लिखना ये भूल गए। ये यही मेमोरी बेस में ये दिक्कत होती है बेटा, मेरे को एग्जैक्ट रीजन यहाँ अधूरा लिखा हुआ दिख रहा है, लाइज बिलो क्या है ये। तो लाइज बिलो अगर वाई एक्सिस हो जाएगा ना ये, तो फिर उसके केस के अंदर अगर ये लाइज बिलो वाई एक्सिस होता है, तो फिर ये वाला पोर्शन आ सकता है, या लेफ्ट ऑफ वाई होता, एक्सिस होता, तो ये ऐसा आ जाता, लाइज बिलो एक्स एक्सिस लिख लेता हूँ तो मैं इसको। तो ये इस तरह से किसी पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता कि क्या है, लैंग्वेज थोड़ी सी कम समझ में आ रही है। पर अगर ये वाला होता, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये तो आप सिंपल पैराबोला का इंटीग्रेशन लेते हैं। हाँ, ये वाले के अंदर ये वाला जो पोर्शन हमें यहाँ दिख रहा है, इसको आप वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस जिसके भी अलोंग इंटीग्रेट करेंगे, आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिएगा। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन है, बट जब तक रीजन और ये लैंग्वेज एग्जैक्टली नहीं पता, हम कमेंट नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, मे बी बाद में जब एक्चुअल पेपर आएगा तो अपन इसको और अच्छे से देख पाएंगे। अभी आप इसका एरिया निकालने की कोशिश कर सकते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखना अगर आपको मिल पाए इसके, तो अगर कोई अच्छे इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं, जैसे कुछ यहाँ अगर थर्ड क्वाड्रेंट या कुछ ऐसा बनता है, तो हम उसकी बात कर पाएंगे, नहीं तो अभी के लिए हम इसको बस समझ के छोड़ देते। तो ओवरऑल यही पेपर था हमारा। 5 क्वेश्चन अगर ऐसे हैं मॉडरेट टू टफ वाली कैटेगरी के, तो उनके अलावा ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा दम नहीं था। हम 20 क्वेश्चंस 30 में से अटेम्प्ट कर सकते थे, आई बिलीव। हमने फिलहाल 24 एनालाइज किए। तो 29 30 की शिफ्ट में टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करें और जल्दी मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।